यस सर। यस ओके, तो ये सर। हमने अभी तक जो किया है, देखें हमने देखा है कि वेन्स लॉ की मदद से, जो वेन ने जो कोई थ्योरी नहीं दी थी, उसने एम्पिरिकल फार्मूला एक जस्ट फिटिंग की थी फार्मूले की, लेकिन वो भी 100% फिट नहीं हुआ। उसमें जो थ्योरेटिकल कर्व बनी वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से डिफरेंट थी, तो इस वजह से वो फार्मूला एक्सेप्टेबल नहीं था। और इसके बाद रेले और जीन ने, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक थ्योरी प्रेजेंट की, और उन्होंने भी, रेले और जीन ने अपनी थ्योरी की बुनियाद वही रखी कि जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनमें ऑसिलेटर्स हैं, ऑसिलेटिंग चार्जेस के ऊपर जब रेडिएशन पड़ती है तो वो एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन, और फिर जब ऑसिलेट करते हैं तो रेडिएशन एमिट भी करते हैं। तो ये जो फिनोमिनन है इस टाइप का, यानी जिसमें ऑसिलेशन, उन्होंने इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट की, जिसे जीन्स नंबर का नाम देते हैं। ये वाला जो फार्मूला है, इसको एज सच ये सिर्फ न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब, इसकी डेरिवेशन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये आपने बस ये याद रखना है कि ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट वॉल्यूम है। वैसे इसकी डेरिवेशन अवेलेबल है, अगर कैलकुलेट करना हो तो बाइजर की बुक में ये दी हुई है। उसमें उन्होंने यही कंसिडर किया था कि अगर एक क्यूबिकल कंटेनर हो और उसके अंदर ऑसिलेटर्स मौजूद हों, तो किसी एक फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर कितने ऑसिलेटर्स मौजूद हो सकते हैं, और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसे वेव वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो उसको यूज़ करके किया था, लेकिन चूंकि वो आपके आउट ऑफ स्कोप है तो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये वैल्यू थी। चूंकि ये नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, उसके बाद अगर हम एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकाल लें और उसको नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल गेट दी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने ये कैलकुलेट की है, ये यू, कैपिटल यू जो है टोटल एनर्जी है, एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर, यानी डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ पर सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जब हम ये एनर्जी डेंसिटी इसकी कैलकुलेट करते हैं तो ये 8 पाई न्यू स्क्वायर ओवर सी क्यूब इंटू के टी के बराबर आ जाती है। इस लॉ को हम रेले जीन्स लॉ कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ है। ये हमें मालूम है कि सी यानी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये बराबर होती है न्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालेंगे तो वो सी ओवर लैम्डा हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस एन न्यू को एन लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम एन लैम्डा यानी नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन ए वेवलेंथ इंटरवल डी लैम्डा अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो वो एन लैम्डा डी लैम्डा का वही आंसर होगा जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन दिस फ्रीक्वेंसी इंटरवल है। लेकिन चूंकि ये डिफरेंशियल चेंज है इसलिए हमें डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो एन लैम्डा डी लैम्डा विल बी एन न्यू डी न्यू, और एन लैम्डा विल बी इक्वल टू एन न्यू इंटू डी न्यू ओवर डी लैम्डा, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डिफरेंशिएट। So this will be n nu d by d lambda of c over lambda. So this result, जब इसमें आप d ये जो ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, ये जो है d ओवर d lambda ऑफ c ओवर lambda, ये बन जाएगा। ये जब वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे तो इट विल बी n nu c ओवर lambda स्क्वायर, और जब आप 8 पाई के टी में ये सॉरी 8 पाई ओवर सी क्यूब, और ये वैल्यूज जब आप डी न्यू की पुट करेंगे, इट विल बी सी स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू सी ओवर लैम्डा स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 पाई ओवर लैम्डा रेज टू दी पावर 4।
यानी अगर हम वही फार्मूला वेवलेंथ की फॉर्म में लिखें तो वो 8 पाई/λ⁴ बन जाता है। तो ये वैल्यू जब हम एनर्जी डेंसिटी में पुट करेंगे तो द आंसर विल बी 8 पाई/λ⁴ × kT। तो ये जो फार्मूला है 8 पाई kT/λ⁴, ये वो फार्मूला है जो रिले और जीन ने किसी भी टेम्परेचर T पर रखी गई ब्लैक बॉडी के लिए कैलकुलेट किया था। तो ये फार्मूला एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ इंटरवल है। इट इज 8 पाई/λ⁴ × kT। अब किसी भी ब्लैक बॉडी से हमें असल में ये तो है एनर्जी डेंसिटी u λT। एनर्जी डेंसिटी से मुराद वो एनर्जी है जो ब्लैक बॉडी के अंदर स्टोर हुई है, लेकिन हमें एक्चुअली जो ग्राफ हम बनाते हैं वो इंटेंसिटी के साथ बनता है। यानी हमें एनर्जी डेंसिटी की बजाय इंटेंसिटी की ज़रूरत है जो हम मेजर कर सकते हैं। यानी जो रेडिएशन इसमें से एमिट हो रही है उसके जो रेडिएशन इसमें से एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये फार्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी आपस में रिलेटेड होती है कैविटी के लिए। I = c/4 × u, where small c is the speed of light। तो ये जब वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे u λ × t की, तो यहाँ पर फिर हम c/4 ऐसा जाएगा। So this will be 8 pi c/4 λ⁴ into kT। So this is the formula for intensity of black body radiation kept at a temperature T। तो पूरी वेवलेंथ इंटरवल में जो इसकी इंटेंसिटी बनी है वो ये निकला है। तो अब रेले जीन का फार्मूला जब इसको चेक किया गया, इसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं था, यानी इसकी कैलकुलेशन में उन्होंने कोई चीज़ मिस नहीं की थी। थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सारे के सारे जो क्वांटम के अलावा क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे लॉज उन्होंने यूज़ करके इंटेंसिटी का फार्मूला फाइंड आउट किया। और जब इसका ग्राफ बनाया, इस फार्मूले का ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बना जैसे ये वाला, जबकि एक्चुअल ग्राफ जो था वो ऐसे होना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ रेले जीन्स ने बनाया, ये वाला ग्राफ, दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल कर्व। ये शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में कुछ वैल्यूज इसने सही दी, उसके बाद ये इन्फिनिटी तक चला गया, जबकि एक्चुअल जो ब्लैक बॉडी का ग्राफ है वो इन्फिनिटी तक नहीं जाता, बल्कि ग्रेजुअली उसकी चेंज होती है वैल्यू, और फिर उसके बाद मैक्सिमम तक जाकर फिर डिक्रीज होने लग जाती है। जबकि ये वाला जो ग्राफ है जो रिले जीन के फार्मूले की मदद से बनाया गया था, वो बिल्कुल इससे फ़र्क रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है कि क्लासिकल थ्योरी जो थी, जो वेन्स लॉ और रेजीज लॉ के थ्रू ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कर रही थी, वो कामयाब नहीं हो सकी और एक नई क्वांटम थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। हाँ जी,